जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 9th में साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये चैप्टर 1 है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में जानेंगे और इसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास दिखाई देती है, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें कोई ना कोई भार होता है, जिसका कोई ना कोई आयतन व आकार होता है, ठीक है, वे सभी वस्तुएं, वे समस्त वस्तुएं जो है पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो जो स्थान घेरेंगे, जिनमें भार होगा, जिनका कोई ना कोई आयतन होगा, उन्हें पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको नोट्स बनवाते चल देंगे, ठीक है। तो आप पदार्थ, ठीक है, और पदार्थ को हम कह सकते हैं द्रव्य। पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य। तो इस प्रकार से आपको हम नोट्स भी बनवाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, कामा, जिनमें भार होता है, तथा जिनका कोई न कोई आयतन व आकार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो वे समस्त वस्तुएं या वे सभी वस्तुएं जिनका कोई न कोई भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे पत्थर, जल, ईंट, लकड़ी, लोहा, आदि, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होंगी वो सब पदार्थ या द्रव्य कहलाएंगी। हम द्रव्य शब्द भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको पदार्थ या द्रव्य के बारे में बताया। अब इसके पश्चात हम आपको बताएंगे पदार्थ जो है वो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस अवस्था होती है, फर्स्ट ठोस अवस्था। दूसरी है द्रव अवस्था। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। पदार्थ की यह 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? अब ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। हम लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें
आयतन व आकार निश्चित होता है, आयतन व आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे ईंट है, पत्थर है, ठीक है, लोहा है, लकड़ी है आदि। ये सब, इन सब का आयतन व आकार निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं? तो पदार्थ की यह सेकंड अवस्था है, ठीक है। तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, पदार्थ की वह अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। तो हम लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे जल, दूध, ऑयल या तेल आदि, ठीक है, ये द्रव अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता द्रव का। द्रव को आप जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा द्रव को थाली में लेंगे तो थाली के आकार में पूरे थाली में फैल जाता है, ग्लास में लेंगे तो ग्लास में गोलाकार रूप में विद्यमान रहता है। तो आप जिस पात्र जिस आकार का पात्र लेंगे, जल का आकार भी उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से द्रव जो है उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब इसके पश्चात तीसरी अवस्था बताएंगे, तो इतना आप नोट कर लिए होंगे। अब हम तीसरी अवस्था बताएंगे, ठीक है। तो यहां हम मिटा रहे हैं, तीसरी अवस्था के बारे में बताएंगे। चलिए, तीसरी अवस्था, थर्ड हम लिखेंगे गैस अवस्था, गैस अवस्था। तो गैस अवस्था वह अवस्था है जिसमें आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो गैस जो है वह ऐसी अवस्था है, पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित रहता है, ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, और जितना उसको स्पेस मिलता जाता है उतने स्पेस में वो फैलती जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ कि वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है,
उसे गैस अवस्था कहते हैं। उसे गैस अवस्था कहते हैं। जैसे जैसे आप लिखेंगे, जैसे O2 है, N2 है, ठीक है, H2 है, ये सारी गैसेज हैं, ठीक है, ये सारी गैसेज हैं, इसे हम वायु कह सकते हैं। ये वायु में ही सारी गैसें आ जाती हैं, ठीक है, तो गैस अवस्था में वायु कह सकते हैं हम। H2, N2, O2, H2, ये आदि एक्सेट्रा हम कह लें या आदि कह लें हम, ठीक है, ये सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गैसों का कोई भी आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो हमने आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया, पदार्थ या द्रव्य के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो इसके पश्चात हम बताने वाले हैं आपको कि ये जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये जो अवस्थाएं होती हैं इनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो चलिए परिवर्तन से पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो अवस्थाएं होती हैं इनका जो आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि पदार्थों के आयतन व आकार जो है निश्चित होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो इसका रीजन क्या है हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या, जिसमें हम बताएंगे कि ठोस जो है उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, तो आखिर क्यों होता है, ठीक है। तो हम बताएंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस की व्याख्या सर्वप्रथम आपको चित्र के द्वारा इसे हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए हम एक चित्र डायग्राम बनाते हैं। ये ठोस है, ये द्रव, ये गैस। देखिए तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी पदार्थ है, ये सारे पदार्थ हैं, ठीक है, वे अणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ये सारे अणु हैं, ठीक है, सारे क्या हैं? ये भी अणु है, ये भी अणु है और ये भी अणु है, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए पदार्थ में, ठोस, द्रव और गैस में इन अणुओं की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और अणुओं की विशेषता के आधार पर हम आपको ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या बताएंगे। तो देखिए यहां पर अणु जो हैं वो आपस में बहुत सन्निकट दिखाई दे रहे हैं, बहुत निकट निकट स्थित हैं, ठीक है। तो निकट निकट स्थित होने के कारण इन अणुओं के मध्य एक अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है, एक अंतराणुक आकर्षण बल कार्य करता है। और अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है।
क्यों अधिक होता है? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी सन्निकट होते हैं, काफी निकट होते हैं, सटे रहते हैं एक दूसरे से, जिससे इनमें अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। और आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये गति नहीं कर पाते। ठीक है, ये गति नहीं करते हैं और गति ना करने के कारण इनका आयतन निश्चित हो जाता है और वह आकार भी निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम आपको ठोस की व्याख्या बताएं। अब द्रव की व्याख्या बता रहे हैं, तो इनमें ठोसों की अपेक्षा इनके जो अणु होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण अणुओं के मध्य जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कम होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और अंतराणुक आकर्षण बल थोड़ा कम होने के कारण ये जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं और ये गतिशील होते हैं, ये गति कर पाते हैं। और गति करने के कारण क्या है, इनका आकार अनिश्चित हो जाता है। और चूंकि अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, कम होता है, इसलिए इनका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, अब गैस में आप देखेंगे अणु जो है काफी दूर दूर है और काफी दूर दूर होने के कारण इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है। तो जिस कारण ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण गैसों के अणु जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जिस कारण इनका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपको लिखवाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखवाते हैं ठोस की व्याख्या। ठोस की व्याख्या, तो यहां हम लिखवाएंगे ठोस की व्याख्या, तो जिसमें आप लिखेंगे ठोसों के अणु एक दूसरे से काफी निकट स्थित होते हैं, एक दूसरे के काफी निकट स्थित होते हैं, जिससे इनके मध्य अंतराणुक आकर्षण बल अधिक प्रबल होता है, जिस कारण इनके अणु गति नहीं करते हैं, अतः गति ना करने के कारण इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। तो ये तो हमने बताया कि ठोसों के अणु जो होते हैं काफी सन्निकट होते हैं, जिससे अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक प्रबल होता है। ठीक है, और जिस कारण ये गति नहीं करते हैं और इस तरह से यही रीजन है कि इनमें जो होता है इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। और चूंकि इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होने के कारण जो है आपस में सटे रहते हैं, जिससे इनका घनत्व भी अधिक होता है। क्या लिख सकते हैं, इनका घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है, अंतराणुक
आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। तो ये हमने बताया ठोसों की व्याख्या। ये ठोस की व्याख्या है, ठीक है। अब हम बताएंगे द्रव की व्याख्या। तो मैं आशा करता हूं ये आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट हम बताएंगे द्रव की व्याख्या, ठीक है। चलिए, अब हम बताएंगे द्रव की व्याख्या। द्रव की व्याख्या देखिए, तो द्रव की व्याख्या में आप देख रहे हैं अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो हम यहां लिखेंगे द्रव के अणु ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिससे इनके अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठोस देखिए, ये इनके अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण। चूंकि थोड़ा दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने के कारण दो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण, ठीक है, जिस कारण इनके अणु गतिशील होते हैं, गति करते हैं, परंतु अंतराणुक आकर्षण बल के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव की व्याख्या के बाद अब हम बताएंगे आपको गैस की व्याख्या, ठीक है। तो देखिए, गैस के अणु क्या से होते हैं, तो हम बताएंगे गैस की व्याख्या। तो देखिए, गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की तुलना में अपेक्षा में काफी दूर दूर होते हैं, और काफी दूर दूर होने के कारण, ठीक है, इनमें दो अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है वो शून्य के बराबर होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, जिस कारण ये अणु जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और इनका घनत्व सबसे कम होता है, और
गति करने के कारण ही इनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है। चलिए ये सारी बातें हम लिखेंगे, ठीक है। गैसों के अणु ठोस तथा द्रव की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं जिससे इनके मध्य अंतराणुक आकर्षण बल का मान बहुत कम या ना के बराबर होता है, नगण्य हम कह सकते हैं, नगण्य होता है या नगण्य होता है अतः अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, गति करते हैं। गति करने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है तथा इनका घनत्व सबसे कम होता है तथा इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो आयतन और आकार अनिश्चित होने का मेन कारण यही है कि इनके अणु जो होते हैं काफी दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण अंतराणु का आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और गति करने के कारण ही क्या होता है, आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। तो ये हमने आपको ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या गतिज आणविक सिद्धांत के माध्यम से बताई। गतिज आणविक सिद्धांत में बताया गया था कि अणु जो किसी भी पदार्थ के अणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, ठीक है, और उनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होने के कारण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और उनका घनत्व अधिक होता है। और अगर उनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है तो वो गति कर सकते हैं और गति करने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और जिससे उनका घनत्व कम हो जाता है और आयतन व आकार भी अनिश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से गतिज आणविक सिद्धांत में सारी बातें बताई गई थी और जिसके आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या बताई। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया और पदार्थ की जो अवस्था है की व्याख्या होती है उसके बारे में हमने आपको क्लियरली बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आपको हम इसके आगे इस चैप्टर में आगे हम बताएंगे आपको। तब तक मेहनत करते रहिए और जो हमने बताया है उसको समझिए और नोट्स बनाने का प्रयास करिए, सुंदर नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए।